हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल स्टडी स्प्राइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, जो है नदर्न प्लेन्स। तो आज हम नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो हमने पढ़ा ना कि हिमालयन माउंटेन्स से रिवर निकलती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है, तो यहाँ से ऊपर से रिवर्स आती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नीचे नदर्न प्लेन्स बनते हैं। नदर्न प्लेन्स में जो ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स आती हैं, और इनकी ट्रिब्यूटरी क्या होती है। जैसे ये रिवर है कोई, मान लो ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर में जो भी रिवर्स अपना वाटर ट्रिब्यूट करती हैं, मतलब जो भी रिवर्स इसमें अपना पानी डालती हैं, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जैसे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और जो रिवर अपना पानी इसमें से मतलब अलग करती हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुबियल सॉयल। एलुबियल सॉयल होती है, जैसे ये रिवर्स ऊपर से आ रही है ना पहाड़ों में से, तो ये रिवर्स अपने साथ बहुत सारे कंकर, मिट्टी के पत्थर, ये सब लेके आती हैं। तो ये सब कंकर, मिट्टी के पत्थर, ये रिवर्स ना जो जैसे प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं, तो वो एलुबियल सॉयल का काम करता है। एलुबियल सॉयल बनाते हैं, तो उससे ये प्लेन बनते हैं। The plain is about 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड. The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ये रिवर्स लोअर कोर्स में पहुंचती हैं, तो बहुत सारे चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। The Ganga plain extends between Ghaggar and Tista river. It is spread over the states of northern India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. मतलब कि जो गंगा प्लेन है ना, वो यहाँ से शुरू होके नर्दर्न इंडिया के हरियाणा, आगे दिल्ली, यूपी, यहाँ तक पूरा फैलता है। गंगा प्लेन जो हम पूरा प्लेन्स पढ़ते हैं ना, इंडस प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा प्लेन उनमें से सबसे बड़ा है। जैसे स्टूडेंट आप ना इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, ऊपर से रिवर्स आती हैं, तो यहाँ पे पंजाब प्लेन बनेगा, राजस्थान प्लेन बनता है, गंगा प्लेन बनता है, और इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन बनता है। इधर से ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, तो वो ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाती है। ऐसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि गंगा प्लेन जैसे पूरे प्लेन्स में से सबसे बड़ा, ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। According to the variations in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. इसका क्या मतलब है कि जैसे हम देखते हैं ना रिलीफ फीचर्स में वेरिएशंस आती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर हिमालय से, हिमालयन माउंटेन में से रिवर्स निकलती हैं, तो जैसे हम देखते हैं ना कि वो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रह जाते हैं। तो जैसे ये शिवालिक है, शिवालिक में यहाँ पे माउंटेन रिवर्स आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा ना, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उन पत्थरों के नीचे से रिवर क्रॉस होगी, और उसके बाद जब ये पत्थर क्रॉस हो जाएंगे, तो रिवर फिर से एमर्ज होंगी, यहाँ पे सबमर्ज हो जाएंगी, और यहाँ से फिर एमर्ज होंगी। यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन को बोलते हैं बाबर, और यहाँ पे होगा तराई, इस वाले रीजन को बोलते हैं तराई, और आगे वाले को बोलेंगे बांगर, और जो बिल्कुल नीचे वाला होगा उसको बोलेंगे खदर। खदर रीजन वो है, जैसे यहाँ पे मान लो मतलब रिवर बिल्कुल नीचे पहुँच गई, ऊपर इधर मान लो बे ऑफ बंगाल में पहुँचने वाली है। बे ऑफ बंगाल में पहुँचने से पहले क्या होगा, जो भी वो सिल्ट वगैरह एकदम वो नीचे जाने से पहले यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल होगा, न्यू, जो बिल्कुल न्यू होगा। जैसे कि जैसे यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी, जो ओल्ड वाला होता जाएगा वो ऊपर जाता रहेगा, मतलब वो बाबर रीजन में
पहुंचता जाएगा और खद्दर रीजन में न्यू वाला एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता रहेगा। इसको हम याद रख सकते हैं BTBK। इस रीजन को मान लो अगर ऐसे नॉर्थ से साउथ हमें अरेंज करना हो, जैसे इधर से ऐसे होता है बब्बर, तराई, बांगर, खद्दर। जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन है ना, वो ओल्ड एलुवियल से बना हुआ है। ओल्ड एलुवियल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, बांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलरियस डिपॉजिट्स इन नोन एज कंकर। जो कंकर होते हैं वो भी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम आगे वाली फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, उसका नाम है पेनिसुलर प्लेट्यू। तो सबसे पहले पेनिसुला क्या होता है? पेनिसुला होता है जो भी लैंड एरिया 3 साइड पानी से घिरा हो। इंडिया में क्या है, जो ये वाला पार्ट है, हम ऊपर जैसे ये इंडिया का मैप है ऐसे कुछ भी बना लो। ये नीचे वाला पार्ट है, इधर हो गया अरेबियन सी, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल। अभी देखो, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन है। तो तीनों साइड से ये वाला पार्ट पानी से घिरा हो गया, तो उसे बोलते हैं पेनिसुला। और प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होता है एक टेबल लैंड जो ऊपर से ऐसे थोड़ी ऊपर से उठी हुई हो, बिल्कुल जैसे प्लेन्स तो बिल्कुल प्लेन है, बट प्लेट्यू थोड़ा ऊपर उठा होता है। जैसे ये वाला एरिया बिल्कुल प्लेन है, बट जो ये वाला एरिया है ना इंडिया का, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, टेबल टाइप है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू का क्या मतलब हो गया? एरिया 3 साइड वाटर और टेबल लैंड, तीनों साइड पानी है और थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने पेनिसुलर प्लेट्यू। अभी हम पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। पेनिसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नीशियस रॉक्स कौन से होते हैं? जो मतलब अर्थ की क्रस्ट से जब लावा बाहर निकलता है तो वो जब सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, तो उसके जो रॉक्स बन जाते हैं उनको बोलते हैं इग्नीशियस रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं भाई, और जब वही इग्नीशियस रॉक पे कोई प्रेशर लगता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, वो इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गोंडवाना लैंड के बारे में, कि कैसे मतलब गोंडवाना लैंड हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालयन माउंटेन्स बने थे। तो जो नीचे वाला पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था, उससे जो भी मतलब ब्रेकिंग वगैरह हुई रॉक्स की, तो उससे क्या हो गया? पेनिसुला प्लेट्यू बन गया। ये प्लेट्यू 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और नीचे को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ये जो ऊपर वाला इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। आगे भी जैसे सेंट्रल हाईलैंड को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ये इतने वाला पार्ट हो गया, इसको मालवा प्लेट्यू बोलेंगे, इसको मालवा प्लेट्यू बोलेंगे। इधर वाले को बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, और नीचे वाला हो गया डेक्कन प्लेट्यू। इधर वाले को बोलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। और जो ये इधर 7 सिस्टर स्टेट्स में प्लेट्यू बनता है, इसको बोलेंगे कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो यहाँ पे जो ये 7 सिस्टर स्टेट्स अलग होती हैं ना इंडिया से थोड़ा, तो ये यहाँ पे ना एक फॉल्ट है, उसको बोलते हैं माल्डा फॉल्ट। यहाँ से जो मतलब सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू अलग होता है, तो जहाँ पे जो ये रिफ्ट वैली बनती है ना, वहाँ से नर्मदा रिवर क्रॉस होती है। Bindyan range is bound by the Central Highland on the south and Aravalli on the northern west। तो यहाँ से बिंदियान रेंज क्रॉस होती है, मीन्स ऊपर अरावली माउंटेन्स है और नीचे सेंट्रल हाईलैंड है। The flow of rivers draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa Canal, is from southwest to northeast, indicating the slope। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो ये रिवर्स है ना, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये ना जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से ये जमुना रिवर क्रॉस होती है, तो ये रिवर्स ना इस साइड को मूव करती हैं, इस ऊपर वाली साइड को। ऊपर वाली साइड को मीन्स मैप में ऊपर वाली साइड को। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मतलब हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, उसकी स्लोप ऐसे है, ऐसे जैसे बिल्कुल सीधी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी ऐसे है,
मीन्स ये वाली रिवर इस साइड को जाती हैं, इस साइड को। जो डेक्कन प्लेट्यू वो नर्मदा रिवर के साउथ में है, और जो डेक्कन प्लेट्यू वो वेस्ट की तरफ तो हायर है, और उसकी स्लोप्स है ना जो वो ईस्टवर्ड है। मतलब क्या है, जैसे हम ना आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिवर्स ना यहाँ से ऐसे ईस्टर्न फ्लो करती हैं। ईस्टर्न फ्लो क्यों करती हैं, क्योंकि जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ना वो ऐसे है, ऐसे मीन्स कि वेस्ट की साइड वो उसकी वो हाइट ज़्यादा है और ईस्ट की साइड हाइट कम है, तो उसी वजह से रिवर्स ऐसे फ्लो करती हैं। कार्वी एंगलोंग प्लेट्यू सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। जैसे मैंने बताया ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये जो कार्वी एंगलोंग प्लेट्यू है वो एक फॉल्ट से सेपरेट हुआ है, जिसको बोलते हैं हम माल्डा फॉल्ट। Western Ghats and Eastern Ghats mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau. Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Western Ghats की हाइट है 900 मीटर से 1600 मीटर तक, और Eastern Ghats की हाइट है 1600 मीटर। Eastern Ghats touch from the Mahanadi Valley to the नीलगिरी in the south. Eastern Ghats मतलब यहाँ से ईस्टर्न घाट, यहाँ से महानदी रिवर क्रॉस होती है, और यहाँ तक नीलगिरी बोलते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को। यहाँ तक ईस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं और इधर वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। इसका क्या मतलब है, जो ईस्टर्न जैसे हम देखते हैं ना, ये नीचे वाला पार्ट है, सदर्न टिप है, इंडियन मैप के अकॉर्डिंग इंडिया की सदर्न टिप है ये। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये वाले ईस्टर्न घाट हो गए। जो ईस्टर्न घाट्स है ना वो डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं ये तो ऐसे कॉन्टिन्यूस है, माउंटेन्स ऐसे कॉन्टिन्यूस है, बट जो ईस्टर्न घाट है वो ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस है, कोई कहाँ से पहाड़ कोई कहाँ से पहाड़। इसका रीज़न ये है ना कि जैसे हमने पढ़ा कि डेक्कन प्लेट्यू इधर से थोड़ा उठा हुआ है और उधर हाइट कम है, तो इसी वजह से इधर रिवर क्रॉस ज़्यादा है, इधर भी हैं बट बहुत कम। मोस्टली रिवर्स इधर ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। तो क्या है ना कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ से क्रॉस होती हैं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है और ये कॉन्टिन्यूस रेंज है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन वेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स। इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न घाट्स ओरोग्राफी रेन कॉज करती हैं। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे हम पढ़ेंगे ना क्लाइमेट वाले चैप्टर में कि मॉनसून विंड्स आती हैं, मॉनसून विंड्स यहाँ से आती हैं, तो मॉनसून विंड्स ना यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स से टकराती हैं सबसे पहले इंडिया में। मैं इसको पूरा ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसी होती है। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ये विंड्स क्रॉस करती हैं, तो जब ये विंड्स यहाँ पे टकराती हैं ना तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है। जब विंड्स किसी माउंटेन से टकराती हैं और वहाँ पे बारिश होती है तो उस बारिश को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। और उसके बाद जब ये विंड्स यहाँ से वेस्टर्न घाट से ऊपर क्रॉस हो जाती हैं बहुत सारी बारिश करने के बाद, तो ये यहाँ से ऐसे सीधी सीधी चली जाती हैं और फिर ये यहाँ पे नदर्न वाले मवसन राम मतलब यहाँ पे नदर्न ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारी बारिश करती हैं। आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम। Distinct feature of the peninsular plateau is the black soil known as Deccan Trap due to volcanic origin of the igneous rock। सबसे डिफरेंट फीचर क्या है पेनिसुलर प्लेट्यू की, कि यहाँ पे ना ब्लैक सॉइल बनती है जिसको हम रैगुर भी बोलते हैं, इसका और नाम है रैगुर। और मतलब ये ना कॉटन होती है यहाँ पे बहुत सारी ड्यू टू ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, इग्निशियस रॉक्स बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, फिर उसकी वजह से फिर डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। तो तभी स्टूडेंट्स उसकी वजह से ये डेक्कन ट्रैप में ना ब्लैक सॉइल डिपॉजिट हुई है। Aravalli Hills lie on the western and northern west margin of the peninsular plateau. They are highly eroded and broken hills. Aravalli Hills यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है,
सेंट्रल हाईलैंड्स है, अरावली हिल्स यहाँ पे है, दिल्ली में भी अरावली हिल का कुछ पार्ट है, फिर आगे राजस्थान में कुछ पार्ट है। तो अरावली हिल्स ना इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन में से आती हैं, और ये ना बहुत सारी इरोड हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, बहुत कम पार्ट रह गया है अभी अरावली हिल्स का। स्टूडेंट्स, आगे हम इंडिया की फिजिकल फीचर देखेंगे। इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या मतलब, इंडियन डेजर्ट राजस्थान वाले पार्ट में आता है और उसका कुछ पार्ट है जो वो पाकिस्तान में आता है। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अभी मैंने आपको बताया कि अरावली हिल्स थोड़ी दिल्ली से स्टार्ट होके राजस्थान, थोड़ी गुजरात यहाँ तक आती है, तो उसके जो वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया वो हो गया इंडियन डेजर्ट। इट इज़ एन अनडिल्यूटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड डून्स। तो यहाँ पे बहुत सारी सैंड, मिट्टी, ये सभी होगा। दिस रीजन कवर्स रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। इंडियन डेजर्ट में ना बहुत कम रेनफॉल होती है, 150 mm। और इंडिया के कुछ पार्ट ऐसे हैं कि उसमें 150 mm तो एक दिन में 150 mm से ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। और यहाँ पे देखो कि पूरे साल में इतनी हो रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि डेजर्ट तो खुद ही बनेगा, इतनी कम रेनफॉल हो रही है। स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका क्या मतलब है कि जो भी यहाँ से डेजर्ट में से रिवर क्रॉस करती हैं ना, वो सिर्फ रेनी सीजन में अपीयर होती हैं। कि ऐसा तो कोई मतलब डेजर्ट में ऐसा तो कोई सोर्स नहीं है वाटर का, जैसे कोई भी रिवर अगर ग्लेशियर्स में आ रही हो, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तो ऊपर तिब्बत से ग्लेशियर में से आती हैं, तो इन रिवर में तो पूरा साल पानी रहता है। बट जो रिवर डेजर्ट में फ्लो करती हैं वो यहीं से ओरिजिन होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। वो भी सिर्फ रेनी सीजन में अपीयर होगी, क्योंकि रेनी सीजन में इनमें थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो वहाँ से फ़्लो करने लग जाती हैं। अदरवाइज़ दूसरे टाइम ये बिल्कुल फ़्लो नहीं करती, दूसरे टाइम तो ये ख़त्म ही हो जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। बारकन्स क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर्ड लार्ज एरिया। बारकन्स क्या होते हैं, जैसे ना इंडियन डेजर्ट में ऐसे मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, ऐसे टाइप हम वैसे भी देखते हैं कि जब बहुत सारी किसी एरिया में ऐसे सैंड टाइप होती है, तो जब हवा क्रॉस करती है तो इस शेप में मिट्टी बन जाती है ना, क्रिसेंट शेप, आधा मून, तो इसको बोलते हैं बारकन्स। ये एक फीचर है इंडियन डेजर्ट की। नेक्स्ट फिजियोग्राफिक फीचर हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन ना कोस्ट पे बनेंगे। आप जैसे देख पाएंगे कि इंडिया का मैप सदर्न टिप है, तो इधर ईस्टर्न कोस्ट होगी, इधर वेस्टर्न कोस्ट होगी, तो यहाँ पे जो प्लेन बनेंगे, जो भी यहाँ पे एरिया होगा, तो उसको बोलेंगे हम कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न साइड है उनका नाम है नर्दर्न सिरकार, कोरोमंडल कोस्ट, और इधर वाले हो गए कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, और फिर हो गया मालाबार कोस्ट। लार्ज रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से डेक्कन ट्रैप में जो भी रिवर्स ओरिजिनेट होंगी, यहाँ से क्रॉस करेंगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे ना डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ कि जैसे ना ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये रिवर्स आ रही हैं, तो इधर ये वे ऑफ बंगाल में जब ड्रेन होगी ना, तो ऐसे जब ये ड्रेन होगी ना, तो ड्रेन होने से पहले क्या होगी, ये बहुत सारे ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में ऐसे फैल जाएगी कि बहुत सारा एरिया कवर कर लेगी। तो यहाँ पे बहुत मार्शी लैंड, मतलब चिक्कर टाइप एरिया बन जाएगा कि ऐसे ये वाली रिवर्स ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये वाले पार्ट को ना डेल्टा बोलते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, सुंदरबन डेल्टा बनता है इस साइड, वेस्ट बंगाल वाली साइड, तो ये जो ये इस वाली साइड वाली रिवर्स हैं ये बनाती हैं डेल्टा। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। जैसे मैंने आपको बताया महानदी रिवर यहाँ पे आएगी और डेल्टा बनाएगी। यहाँ पे ऊपर महानदी रिवर है, उसके साउथ पे चिलिका लेक है। चिलिका लेक है उड़ीसा में। ये भी एक फैक्ट है आपकी बुक में जो आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आगे हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड्स जो इंडिया के ना मतलब इंडियन ओशन वाले रीजन में लाई करते हैं, जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ये इंडिया है। यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप,
और इधर ये तो मैंने तो बहुत नीचे बना दिया, इतनी नीचे नहीं है। जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है, इधर वाली साइड हो गया लक्षद्वीप, और इधर है अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो अभी हम देखते हैं, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वो 3 आइलैंड्स को कंबाइन होके बनाया गया है, लैक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर। ये लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। कावारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। ये एक फैक्ट याद करना पड़ेगा, कावारती आइलैंड, कावारती लक्षद्वीप की कैपिटल है। द पितली आइलैंड विच इज़ अनहिबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। पितली आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे इंसान नहीं रहते, बट वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि मतलब एक बहुत अच्छी बर्ड सेंचुरी है। अंडमान इन दी नॉर्थ एंड निकोबार इन दी साउथ। अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, जो उनमें से जो अंडमान आइलैंड है वो नॉर्थ वाला आइलैंड है, और जो निकोबार आइलैंड है वो साउथ वाला आइलैंड है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको हिमालयन माउंटेन्स करवाया था ना, ऊपर हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन यहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ पे इधर नंगा पर्वत और यहाँ पे नमचा बारवा, जहाँ से ऐसे माउंटेन्स टर्न करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आगे पूरा ऐसे इंडिया हो गया, थोड़ा मैप में ऐसे ही बना रही हूँ रफ सा, और जहाँ पे ऐसे यहाँ पे माउंटेन आते हैं ना, तो आगे इधर अंडमान और निकोबार हो गया। कहने का मतलब ये है कि आगे यही माउंटेन्स म्यांमार में जाते हैं, और फिर ये ना पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, काफ़ी नीचे चले जाते हैं, और फिर जब पानी में से थोड़े थोड़े ऊपर उठते हैं तो आइलैंड बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, वो ना माउंटेन्स सबमर्ज हो गए और थोड़े ऊपर उठे, उस वाले पार्ट में बने हुए हैं। These islands lies close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। ये आइलैंड है ना, जो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से क्रॉस होती है, तो नीचे यहाँ पे मान लो इक्वेटर क्रॉस होता है, तो इक्वेटर क्रॉस होने के कारण ये जो आइलैंड है ना इक्वेटर के बिल्कुल पास है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने की वजह से जैसे इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस वाले एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत डेंस फॉरेस्ट होंगी। आगे है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। मतलब एक्टिव वॉल्केनो भी आगे 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो होंगे जो मतलब लगातार इरप्ट होते रहते हैं, डोरमेंट होंगे जो कभी इरप्ट होते हैं और कभी इरप्ट नहीं होते, और तीसरे वाले होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो इरप्ट अभी होंगे ही नहीं, जिनका हमें पता चल गया है। बट एक्टिव वॉल्केनो हैं जो इरप्ट होंगे, और ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के बैरन आइलैंड में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी ना हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि हर फिजियोग्राफिक यूनिट की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। जैसे अब हमने अभी पीछे पढ़ा हिमालयन माउंटेन्स, फिर हमने नदर्न प्लेन्स पढ़े, डेजर्ट पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स पढ़े, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू सब पढ़ा ना हमने। तो हम देखेंगे कि हर एक फिजियोग्राफिक यूनिट की क्या सिग्निफिकेंस है। नदर्न माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट बेल्ट। जो माउंटेन्स है ना, नदर्न माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, तो यहाँ वहाँ से क्या बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, सभी रिवर्स वहाँ से होती हैं। तो वहाँ पे क्या ग्लेशियर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी है, तो वो पानी की वजह से वो क्या मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो पानी होगा, वो रिवर जहाँ से क्रॉस करेंगी वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा होगा। नदर्न प्लेन्स आर ग्रीनरी ऑफ द कंट्री। जो नदर्न प्लेन्स है, जैसे पंजाब प्लेन्स हो गया, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये क्या ग्रीनरी ऑफ कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारा बीट और पैडी ग्रो होता है, जिसकी वजह से मतलब एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है, तो वो लैंड ना बहुत फर्टाइल हो जाती है।
क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो ग्रेनरी ऑफ कंट्री हो गया। एंड द प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। प्लेट्यू जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल हुए हैं। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। कोस्टल रीजन क्या हो गया, कोस्टल रीजन पानी हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे फिशेस पाए जाते हैं। वो फिशरमैन को क्या, फिशरमैन को मतलब रोजगार प्रोवाइड होता है। ऊपर से फिशिंग को लोग मतलब फिशेस को लोग खाते हैं। और जो पोर्ट हो गए हमारे वहाँ पे, जैसे हम पोर्ट एक्टिविटी के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। और आगे ना हम ना एक हमारी बुक में ना कोल्स के बारे में बताया गया है, तो हमें तो वो भी पढ़ना है। हम कोल्स के बारे में पढ़े। कोल क्या होते हैं ना, कोल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड इन कॉलोनीज। दे फ्लोरिश इन मड, शैलो, फ्री एंड वार्म वाटर्स। कोल ना जैसे ना हम कई पिक्चर्स में देखते हैं वाटर में ना, मतलब सुंदर सुंदर से कलरफुल से ऐसे लगता है इनका कि हमें ना ये प्लांट्स हैं, जैसे हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं। तो वो ना प्लांट्स कुछ नहीं होते, वो ना कोल होते हैं। तो वो ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना मतलब वाटर में होते हैं। वो ना 3 टाइप के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, अटॉल्स। तो वो कोल ना आज के टाइम जैसे बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से कोल रीफ भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे ना हम ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बैरियर रीफ की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। और अगर आपको ना ये क्लास अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको मतलब टॉपिक कैसा समझ आ रहा है। और आप हमारा चैनल स्टडी स्प्राइट्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू।